चलो, आज का जो हम लोग का अगला जो टॉपिक है लेक्चर 5 वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा। कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस रहे, अधिवेशन रहा, उनका कॉन्फ्रेंस रहा, उस पर थोड़ा सा हम लोग को आज डिस्कशन करना है। उसी में पैरेलली जो जो इवेंट्स हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। लगभग 1916 तक हम लोग जाएंगे, है ना। बनारस का जो 1905 का अधिवेशन था वहाँ से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, लखनऊ के आपके 1916 के अधिवेशन तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेन इवेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह है, सबको थोड़ा सा कौन कौन से चैप्टर है हम लोग को देखना है, उसको मैं बता दूंगा। पिछला जो टॉपिक जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो, कहीं पे कोई डाउट है क्या, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल हो तो पूछते बनेगा या कल पूछना होगा तो कल आके उसको पूछ लेना, क्योंकि जितना अपन लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल चेन बाय चेन चलता है नेशनल मूवमेंट, है ना। कोई भी इवेंट भूलने लायक नहीं रहता है और उसी से आपको ईयर याद होता है। सन याद नहीं हो रहा है सर, डेट्स याद नहीं हो रहे हैं, ऐसी शिकायतें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको इवेंट याद है ना, तो इवेंट के साथ में आपको डेट याद होना चाहिए। ठीक है, और बहुत इजीली याद होता है। 1885 के बाद से 1947 तक का ईयर हमको याद करना है। जरूरी नहीं कि हमको एकदम पर्टिकुलर डेट याद हो, जैसे कुछ कुछ डेट जरूरी होते हैं। जैसे बंगाल का विभाजन है तो बंगाल का विभाजन किस दिन हुआ, ये डेट क्या है, याद करने लायक डेट है ना। 20 जुलाई का डेट है। कब से लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर का डेट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम किस दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बैठक हुई, तो 7 अगस्त का डेट है। तो ऐसे डेट याद कुछ कुछ हो जाते हैं आराम से। डेट ऑफ बर्थ याद होता है कि नहीं आप लोग को अपना? याद हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? हाँ, प्रमुख कार्य हुआ है ना। है नहीं, प्रमुख घटना ही नहीं घटना है। तो घटना से आपको जब अपनी जन्म की तारीख याद है, तो दूसरे भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी प्रमुख घटनाएं हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है और याद होता है। ठीक है, सीक्वेंस एक कॉपी में बनाते चलना, रटना नहीं किसी किताबों में, क्योंकि किताबों में डेट के साथ में ईयर वाइज क्या दे देता है, कि लिख के दे देता है। लेकिन उसको आप क्या करें, रटते रहोगे ना, नहीं होता है। आप उसको ना याद करो, एक बार लिख लो, तो उस तरीके से क्या हो जाता है, आप अपने जो शॉर्टकट जो बनाते हो ना, उसमें इजिली आपको याद होता है, इजिली एकदम। ठीक है, तो मैं भी वैसे ही याद किया हूँ, है ना, कि जितने भी डेट याद होंगे तो आसपास भटकता भटकता आ जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा भटकोगे बीच में, फिर कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा दिमाग में और फिर आ जाता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसी में आपको एग्जाम में सफलता मिलती है फिर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का हम लोग बनारस से लेकर लखनऊ तक का सेशन जो हुआ, उसमें क्या इंपॉर्टेंस था, क्या क्या खास बातें, कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग आज डील करने वाले हैं, उस पर आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन था, हालांकि इसको बंगाल विभाजन के समय में थोड़ा सा बता भी चुका हूँ। उसके बाद आपका कलकत्ता का अधिवेशन है, इसको भी मैं कल डील कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग एक बार और इसको फाइनली टच में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट हम लोग कहाँ देखेंगे, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में आया, और दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। ठीक है, इसको अब हम लोग देखेंगे। उस वक्त कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ, या सॉरी हाँ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ, समझौता, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता के नाम से। तो यहाँ तक हम लोग 1916 तक के कालक्रम को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। इस पर हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला आपका कांग्रेस का बनारस का जो अधिवेशन हुआ, मैंने बताया था कि कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ सन 1905 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ यह जो अधिवेशन है, इसमें स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया था। कौन से आंदोलन को? स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया, जो 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल की बैठक में या कलकत्ता की बैठक में जिसे तय किया गया। ठीक है, और उसे बनारस का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस ने भी स्वदेशी आंदोलन को क्या दिया, अपना समर्थन दिया। ठीक है, इस समय के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। खास बात क्या थी, प्रमुख घटना क्या थी, कि इस समय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, एक्चुअल में वो स्वदेशी है ना, मतलब हमको क्या चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। तो स्वशासन का जो प्रस्ताव था, बेसिकली ये प्रस्ताव लाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? गरम दल के नेता थे। कौन थे?
गरम दल के नेता। तो 1905 से ही हम गरम दल और नरम दल दोनों में क्या देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट इशू को हम लोग यहाँ से देखना चालू करते हैं। कहाँ से हम लोग, यहीं से 1905 से। तो 1905 में एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कर लिया है ना, संभाला मामला को। उसके बाद फिर 1906 में किसने संभाला, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने संभाला, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर क्या है, नरम दल और गरम दल के बीच में मध्य समझौते का प्रयास भी हुआ यहाँ पर। ठीक है, किसका प्रयास हुआ, दोनों के मध्य समझौते का। समझौता किस बात पर, क्योंकि बार बार यह है कि जैसे लाल बाल पाल जो हमारे तीन प्रमुख नेता हैं एक्सट्रीमिस्ट कहना चाहिए कि दल के, है ना, ग्रुप के, तो उन नेताओं का यह कहना था कि स्वदेशी का जो आंदोलन है वो पूरे भारत भर होना चाहिए, बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे कुछ उदारवादी नेता का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बंगाल के भीतर ही क्या होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए। लेकिन बाकी जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, जो उग्रवादी दल के जो नेता है या गरम दल के जो नेता है वो क्या चाहते हैं कि पूरे भारत भर इसका क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। तब हम लोग देखते हैं कि तिलक ने बंबई, पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्र में मोर्चा संभाला। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने मोर्चा संभाला। ठीक है, आपका बंगाल में विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, है ना, कृष्ण कुमार मित्र, है ना, अश्वनी कुमार दत्त, ऐसे लोगों ने मोर्चा संभाला। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि स्वदेशी आंदोलन को पूर्णतः हम क्या करें, पूरे भारत भर में प्रसारित करें, जिसके माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों के प्रति लोग भी क्या हों, जागरूक हों, कि अंग्रेज किस तरीके से हम पर शासन करने के लिए अलग अलग कूटनीतिक पॉलिसियां खेल रहे हैं या नीतियां लागू कर रहे हैं, यहाँ पर था। ठीक, अब अगला जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में, सन 1906। यहां पर लोग कलकत्ता में लाला लाजपत राय को, सॉरी तिलक को अपना क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे, तिलक को। ठीक है, नरम दल और गरम दल के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। किस पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर। ठीक है, कि दोनों अपना अपना क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, या पिछली जो क्लास हम लोगों ने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो क्लास देखी, उसमें मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर जब उन कलकत्ता का अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, उसमें गरम दल ये चाहती थी कि हमारा अध्यक्ष होगा तो हमारे प्रस्ताव और हमारे आंदोलन को क्या मिलेगा, स्वीकृति मिलेगी और समर्थन मिलेगा। लेकिन यहां पर जब मामला गर्म हुआ कि नरम दल और गरम दल, नरम दल नहीं चाहता था कि गरम दल के अध्यक्ष बने और गरम दल नहीं चाहता था कि नरम दल का अध्यक्ष बने। ठीक, तो दोनों के मामले को सुलझाने के लिए और कांग्रेस में किसी बड़े विवाद को रोकने के लिए तत्कालीन समय में व्यवस्था की गई और दादा भाई नौरोजी को तत्काल क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, दूसरे अध्यक्ष तो यही है, सोचने क्या बात है, 1886, है ना, कब बने थे, 1886, 1886। तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो लग रहा है। ठीक है, गोली खाना है लगता है ना। अगर नहीं कल याद करोगे ना तो फिर तुम लोग को खड़े करके लाइन से गोली मार दूंगा। क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा। ठीक है, और मेरी गोलियों में आवाज भी नहीं होती है। ठीक, तो नरम दल और गरम दल के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ, और उस विवाद को सुलझाने के लिए दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बनने के बाद, मैंने कल भी बताया था कि जो गरम दल के जो नेता हैं या गरम दल का जो प्रस्ताव था, किसका, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का। किसका किसका, स्वराज्य, स्वदेशी, आपका राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार का। चार प्रमुख प्रस्ताव थे जो किससे रिलेटेड थे, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड थे। उन चारों प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध, है ना, नेता के नाम से जानते हैं, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। किसको जानते हैं हम, दादा भाई नौरोजी, सबसे वरिष्ठ पुरुष, सबसे
कहना चाहिए कि वयोवृद्ध नेता जो थे इस समय कांग्रेस में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी एक परिपक्व नेता थे जो क्या चाहते थे, समन्वय चाहते थे, ठीक है, ऐसे नेता थे वो, है ना। और उनके दम पर क्या चल रही थी, कांग्रेस चल भी रही थी। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। कांग्रेस में इस समय ऐसा भी था कि जब ब्रिटिश संसद के लिए कुछ नॉमिनेशंस होते थे तो फिन्सबरी एक जगह है वहां, तो वहां फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद भी चुने गए थे। ये कौन, दादा भाई नौरोजी। ईयर कौन सा है, 1892 में, ठीक। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में पहला, ठीक है। दूसरे बार अध्यक्ष बने कब, 1893 में। और तीसरी बार अध्यक्ष कब बने, 1906 में। कब बने, 1906, ठीक। इसके बाद दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में और बंबई में गणित और भौतिकी के क्या रहे, प्रोफेसर रहे, ठीक। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, रस्ट लिखा हुआ है, ये रस्त गुफ्तार है। क्या है कि उनकी मैगजीन का नाम, रस्त गुफ्तार। वो ट हो गया है ना, वो ये त है, वो क्या है उनकी पत्रिका का नाम, रस्त गुफ्तार, ठीक है। ये उस नाम से वो क्या निकालते थे, पत्रिका निकालते थे, दादा भाई नौरोजी। इस बात को ध्यान में रखना, 1851 में उसकी शुरुआत की थी उस पत्रिका की। ये कई बार पूछा है कि रस्त गुफ्तार पत्रिका किसकी है, ठीक है, कई बार पूछा है, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में ये गणित और किसके भौतिकी के प्रोफेसर थे, है ना, मैथ्स और फिजिक्स के। और ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने धन निर्गमन का सिद्धांत दिया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है। किसकी थ्योरी दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निर्गमन के सिद्धांत की थ्योरी दी है। इनकी जो इनका राइटअप है, इनका लेख है, ठीक है, क्या नाम है उसका, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल। क्या नाम है, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये एक दूसरा है डेब्ट टू इंडिया, डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, ये दो, ठीक है, डेब्ट टू इंडिया, ठीक है। ये दो हमेशा ध्यान में रखना, दो लेख 1865 में, ये दोनों जो लेख है ये उन्होंने लंदन में पेश किए थे, दोनों पेपर्स कहाँ पेश किए थे, लंदन में। और बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है, लेकिन भारत को कितना मिल रहा है, केवल और केवल 8 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8 रुपए, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो। जय हिंद, जय भारती। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं होगा, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, CY चिंतामणि का, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनाने के पीछे का रीजन ये है कि जो लोग हिस्ट्री में नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम दे रहे हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था वो, मैं एक साल का अनसॉल्व देख रहा था, बहुत पुराना पेपर था। तो उसमें ना पूरा एक पैराग्राफ जैसा ना क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को ना उसके बाद में उसकी इंटरव्यूज वगैरह या कई चीज़ों में ना मैंने उसके फैक्ट्स भी चेक किए उस क्वेश्चंस को लेके, तो उस क्वेश्चन को ना मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। कारण मैं बता रहा हूँ, क्या होता है, कई बार एक लंबी चौड़ी क्या दी रहती है, स्टेटमेंट दे दी रहती है या फिर जीवन दे दिया रहता है, और फिर आखिरी में पूछा रहता है कि कौन है ना, ये किसके विषय में ये कथन कहा गया है, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक कथन है, राज उनके जन्म पिता, उनके कुछ ऐसे जन्म स्थान वगैरह बारे में ऐसा लिखा हुआ था। अब ये किसके बारे में है या किसके नहीं, कई लोगों ने उसके क्वेश्चंस को या उस क्वेश्चंस को छोड़ दिया, ठीक है, सॉल्व ही नहीं किया उस क्वेश्चन को पूरा, कई लोगों ने पढ़ा ही नहीं। क्या है, एग्जाम हॉल में किसी के पास उतने बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने का क्या नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता है ना। लेकिन जो एक नजर हल्के से पढ़ लेता है ना, जो पढ़ने की जिसको ठीक ठाक आदत रहती है किताबों का, आप लोग तो आजकल तो पीडीएफ प्रणाली हो गए हो, है ना, कि मतलब पीडीएफ प्राणी बोलता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, पीडीएफ जीवी, सॉरी, है ना। तो सर है इस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा क्या, ऐसा वाला, किताब पढ़ो रे, पीडीएफ लेके क्या करोगे। तो उस
में लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पूरा जीवनी लिख दिया है एक पूरा क्वेश्चन में, और उसके लास्ट में लिखा था कि यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है ना। और कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, वो थे। अब पूरा प्रश्न पढ़ने का पेशेंस तो रहता नहीं है एग्जाम में, इसलिए एक बार सलीके से एक नजर क्वेश्चन में घुमाने की आदत जरूर होनी चाहिए। अब उसके कारण ना, जब आखिरी में जब पेपर लेके जब बाद में सब लोग बैठे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि आखिरी की लाइन को उन्होंने ध्यान से फिर पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है यार ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सबसे सरल प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न, पूरा पैराग्राफ में कहानी लिखा हुआ, सिर्फ ये माइंडसेट होता है कि कैसे जो एग्जामिनी है ना, उसको क्या किया जाए, परेशान किया जाए, कैसे उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। तरीके होते हैं कई क्वेश्चंस के इस तरीके से, जैसे पिछले 21 या हाँ 20 या 21 का जो क्वेश्चन आया था, वो जिसमें गिल्ली का नाप दिया हुआ था, है ना, कि गिल्ली की नाप इतनी होती है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। अब उसको लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो ऑप्शन सभी ऑप्शन में है, ठीक है। लोगों का ध्यान यही अटका हुआ है कि गिल्ली की लंबाई इतनी सेंटीमीटर होती है कि नहीं होती है। अधिकतर लोग शाम को सोशल मीडिया में पूरी बहस चल रही है, ठीक है। अरे भाई, बाद मैं खुद उसमें कमेंट किया कि भाई आप छोड़ो ना कि गिल्ली की लंबाई कितनी होती है या नहीं होती है, आप ये तो देखो कि ऑप्शन में कि चारों के चारों जो ऑप्शन थे, उस सभी ऑप्शन में वो फोर्थ पॉइंट था ही ऑलरेडी, है ना। तो आपको उसकी लंबाई से लेना देना क्या था? दिमाग लगाना पड़ता है आंसर सॉल्व करने के लिए, सही है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार ना एक झलक आप क्वेश्चन को हल्के से पूरा देखो, इतना पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए, और दोबारा ना एक बार ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन में क्या क्या है ना? तब क्लियर हो जाता है कि आपके कई बार होता है कि आपके ऑप्शन में ही पूरे आंसर मिल जाते हैं आपको, ऑप्शन से ही पूरे पूरे, है ना, खासकर स्टेटमेंट वाले, है ना, कि कौन सा मेरे जिसमें डाउट है तो वो है कि नहीं है, तो आप एक बार देख लो, आपको उस बाद उसका आंसर मिल ही जाता है तुरंत। कई बार ऐसा रहता है कि एक सिंगल स्टेटमेंट के बाद जो एकदम श्योर है कि ये होगा, उस सिंगल स्टेटमेंट का अगर पॉइंट किसी में दिया हुआ है ना, या कूट बनाया हुआ है, तो उसमें एक सिंगल भी मिला ना, तो तुरंत आपका पूरा आंसर मिल जाता है कि नहीं ये इसमें दिया था, ये है ऐसा वाला, ठीक है। सुमेलित कीजिए में भी वैसा ही होता है, कभी कभी एक को बस मिला होगा तो बाकी पूरा मिल जाता है ऐसा, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए उसमें, है ना। तो ये स्टेटमेंट इसलिए बताया हूं कि CY चिंतामणि इसने एक स्टेटमेंट इस तरीके का दिया है ना, कि ये बहुत सारे नेता हुए, सामान्य रूप में याद रखना, बहुत से नेता हुए, लेकिन दादा भाई नौरोजी के जैसा कोई नेता दूसरा नहीं हुआ, ठीक। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है ना। अगर देवात्मा है या देव कहीं है अगर मनुष्य में, तो किस में है? दादा भाई नौरोजी में। तो दादा भाई नौरोजी को मानने वाले लोग इतने थे, ठीक है, इस तरीके से उनको मानते थे, या इस तरीके से उनके लिए चिंता करने वाले लोग थे, ठीक है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का यही विभाजन हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन मानते हैं, है ना। 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बट गया था। इसमें सबसे खास बात ध्यान देना कि सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी घोष बना, नॉट बोस, ठीक है। कौन बना? रास बिहारी घोष, ठीक है। ये ध्यान में रखना, एकदम नाम ध्यान में रखना ना, दो लोग हैं, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, लोग कंफ्यूज होते हैं उसी में। तो ये सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? उदारवादी नेता था रास बिहारी घोष। मामला क्या हुआ इस समय? नरम दल और गरम दल में लेकर टकराव हो गया। फिर किस चीज को लेकर? अध्यक्ष पद को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्ष पद को लेकर, है ना। नरम दल ये चाहता था कि हमारा व्यक्ति क्या बने? अध्यक्ष बने, और गरम दल क्या चाहता था? हमारा अध्यक्ष बने, ठीक है। लेकिन नरम दल के लोगों ने किसको प्रपोज किया था? रास बिहारी घोष को। किसको प्रपोज किया? रास बिहारी घोष को प्रपोज किया। और दूसरी तरफ गरम दल के नेताओं ने किनको प्रपोज किया? लाला लाजपत राय, ठीक है। किसको प्रपोज किया? अध्यक्ष। कायदे से इसके पहले ये ध्यान रखना कि जो पहला जो इससे पहले का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के तत्काल बाद ये तय होता है कि अगला अधिवेशन किस स्थान पर होगा, है ना। उनकी जो कार्यकारिणी की जो बैठक होती रहती है उसमें तय कर लेते हैं कि अगला अधिवेशन किस स्थान पर होगा।
ये अधिवेशन जो सूरत में हुआ सन 1907 का, यह अधिवेशन पहले जो है वो क्या कहते हैं, नागपुर में प्रस्तावित था। कहां प्रस्तावित था? नागपुर में, है ना। लेकिन नरम दल के नेताओं में, और क्योंकि नागपुर में प्रस्तावित हुआ था, इसीलिए जितने भी गरम दल के नेता हैं वो ये चाहते थे कि लोकमान्य तिलक को क्या बनाया जाए, अब इस बार का अध्यक्ष बनाया जाए। तो पूरी लॉबिंग तय थी, गरम दल के पूरे नेता, पूरे फॉलोअर, सारे लोग तय थे कि हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे, लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाएंगे। और इस समय के जो स्थान तय करने वाले जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। क्या नाम था? फिरोज शाह मेहता, जो एक उदारवादी नेता है, और उदारवादियों ने फिरोज शाह मेहता के होने का लाभ उठाया और उसके बाद उसका पूरे अधिवेशन का स्थान बदलकर कहां किया? सूरत किया। कहां किया? सूरत किया। अब ध्यान दो, मैंने शुरू दिन की क्लास में फर्स्ट लेक्चर में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब मैं आपको जब मैं कांग्रेस पढ़ा रहा था, है ना, सेकंड थर्ड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, तो उस दौरान मैंने बताया था कि किसी भी स्थानीय व्यक्ति को जहां वो अधिवेशन हो रहा है उसका क्या नहीं बनाया जाएगा? अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, बताया था, है ना, कि जहां वो अधिवेशन हो रहा है वहां के स्थानीय व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जाता? कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। या तो वो स्वागताध्यक्ष के रूप में काम करेगा, या मंच व्यवस्था, या फिर वहां के अधिवेशन व्यवस्था के अधीन वो क्या करता है? काम करता है, वहां का प्रमुख कार्य करता है। तो इस समय महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र के निवासी कौन थे? तिलक। और चूंकि जितने भी उग्रवादी दल के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि तिलक क्या बने? अध्यक्ष बने। और इसीलिए नरम दल के जितने भी नेता थे उन्होंने क्या किया? पूरा जो अधिवेशन है नागपुर से शिफ्ट कराकर कहां करवा दिया? सूरत करवा दिया, ताकि स्थानीय व्यक्ति क्या ना बने? अध्यक्ष ना बने। ठीक है, सूरत कहां था? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां था? महाराष्ट्र में। तो नरम दल के जो नेता थे उन्होंने इसे कहां ला दिया? महाराष्ट्र में ला दिया। तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्या नहीं बन पाएगा? अध्यक्ष नहीं बन पाए। जबकि ये कहां प्रपोज्ड था? नागपुर में प्रपोज्ड था। कहां प्रपोज्ड था? नागपुर कहां है? हाँ, महाराष्ट्र में। पहले क्या था? ये सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, या इसे हम क्या कहते हैं? मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, जितने भी गरम दल के नेता थे वो भयानक उग्र हो गए ना, कि चेंज कर दिया गया जगह करके, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? तिलक अध्यक्ष ना बने। नरम दल के नेता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तिलक क्या बने? अध्यक्ष बने। लेकिन फिर भी तिलक ने ये इस बात सारे लोगों को, अपने लोगों को मनाया, और मनाने के बाद ये तय किया गया कि लाला लाजपत राय को क्या कराया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब सब तिलक, बाकी सारे गरम दल के जो नेता हैं वो सभी किसको अब अध्यक्ष प्रपोज कर रहे हैं? लाला लाजपत राय को। ठीक है, किसको प्रपोज कर रहे हैं? लाला लाजपत राय को। तो अब जब वो सूरत में ये अधिवेशन हो स्टार्ट हुआ, ध्यान में रखना, ये सूरत का ये जो प्लेस है ये किसने चेंज करवाया था? क्या किया था? फिरोज शाह मेहता ने। ध्यान में रखना, किसने चेंज किया था? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, किनके कहने पर? नरम दल के नेताओं के कहने पर। किनके कहने पर? ध्यान रहेगा, सूरत किस समय कहां है? इस समय कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। और नागपुर किस में आता था? मध्य प्रांत एंड बरार, सीपी एंड बरार। ये उस समय डिवाइड नहीं हुआ था इस तरीके से। पहले जो है नागपुर जो होता है मध्य प्रांत में आता था, तो मध्य प्रांत में अगर ये होता तो तिलक आसानी से अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन ये कहां शिफ्ट किया गया? महाराष्ट्र में शिफ्ट किया, ताकि उन पर एक स्थायी रोक लगा दी जाए कि ये महाराष्ट्र में स्थानीय व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये चाल चली उन्होंने। अब लाला लाजपत राय को क्या किया गया? प्रपोज किया गया। अब लेकिन यहां पर जब अध्यक्ष पद के लिए जब वोटिंग और जब क्या हुई, लड़ाई लड़ी गई, तो उस समय जो नरम दल के नेता हैं वह राज बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए। ठीक है, किसमें सफल हो गए? अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए। यहां तक तो ठीक था, चलो अध्यक्ष भी बन गया, कोई चिंता नहीं। लेकिन
अध्यक्ष बनने के बाद रास बिहारी घोष ने 1906 में स्वीकृत किए गए जो 4 प्रस्ताव थे, अब वो 4 प्रस्ताव कौन कौन से हैं? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव है। याद है 1906 में कौन अध्यक्षता कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वीकृत किए गए उन 4 प्रस्तावों को दोबारा ओपन किसने करवाया या दोबारा प्रस्ताव किसने रखवाया? रास बिहारी घोष ने। किसने रखवाया? रास बिहारी घोष ने। और इसी बात पर यहां पर क्या हुआ? दोबारा विवाद हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दोबारा विवाद हो गया। और इस बात पे क्या चाहते थे ये लोग, गरम दल के नेता, कि हमको हमारा जो प्रस्ताव जो स्वीकृत हुआ है वो हमको गारंटेड मिलना चाहिए। ठीक है, इसी बात पे विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि तिलक के नेतृत्व में सभी गरम दल के नेता जो है मंच की तरफ बढ़ गए एक साथ उठकर, और पूरा हंगामा चालू हो गया पूरे अधिवेशन में। कंप्लीट हंगामा ना, जूते चप्पल तक फेंके गए, है ना। 2 जूते जाके ना एक फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पड़े। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है किताब में, तब बता रहा हूँ। अब सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे मैं कहानी थोड़ी छोड़ दूंगा यार। ठीक है, तो जूते जो फेंके गए वो किसको लगे? फिरोज शाह मेहता को भी लगे। स्याही फेंकी गई, ठीक है, काली स्याही, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस तरीके से सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस अब 2 गुटों में बन गई, 2 फाड़ हो गया। कांग्रेस का यही पहला विभाजन हुआ सन 1907 में। क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या सूरत में कांग्रेस का विभाजन, ऐसा हम इस टाइटल को पढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में यहाँ पे क्यों विभाजन हुआ कांग्रेस का? 2 गुटों में अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से बढ़ गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है, इसके बाद एक्शन क्या क्या लिया गया, है ना। इसके बाद जो प्रभाव पड़ा, है ना, तो एक तो स्वदेशी आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ना था वो तो तुरंत पड़ा, और 1908 के बाद से तिलक की क्या हो गई? गिरफ्तारी हो गई। सबसे खास बात क्या था, इस समय जो गरम दल था या गरम दल के जितने नेता थे उन पर कांग्रेस में प्रवेश पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगा दिया गया? कांग्रेस प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, किसके? गरम दल के नेताओं पर। ठीक है, उनको कांग्रेस से पूरी तरीके से बाहर किया गया और कांग्रेस में प्रवेश पर लगभग लंबे समय तक के लिए इन पर बैन लगा दिया। 1916 तक इन पर बैन रहा। तो अब 7 से 16 गिन लेना कितना वर्ष होता है ना। तो लंबे समय तक के लिए क्या लगा? हाँ, 9 वर्ष तक वो बाहर रहे पूरा। ठीक है, तो उस पर क्या लगा दिया गया? इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि कांग्रेस में गरम दल के कोई भी नेता क्या नहीं कर सकते, इनके अधिवेशनों, इनके कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस 2 भागों में क्या हुई? विभाजित हुई। ठीक है, कांग्रेस के प्रभाव में कमी आई। क्रांतिकारी आंदोलन का क्या हुआ प्रभाव? अब थोड़ा सा बढ़ा यहाँ से। ठीक है, अब क्योंकि ये नेता जो है ना थोड़ा सा किससे एक्टिव हुए, है ना, आपको अब क्रांतिकारी आंदोलन में गति देने लगे। कुछ अंडरग्राउंड कमेटियां बनी, अनुशीलन समिति, क्या कहते हैं, अभिनव भारत, है ना, मित्र मेला, इस समय तरीके की अलग अलग समितियां बनी, जिसको क्रांतिकारी आंदोलन का जो अलग चरण है ना उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ही बोला हूँ। ठीक है, ये अपन नेशनल मूवमेंट का ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, वो क्रांतिकारी आंदोलन अलग से पढ़ो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है वो, इसलिए उसको अलग से रखा हूँ अभी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। और 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। ठीक है, किन 2 व्यक्तियों के बीच में ये अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था? रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय। याद हो गया? चलो, अगला आता है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब इंटरेस्टिंग क्या क्या है इसमें, 2 पॉइंट में अलग से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसमें इसका प्रस्ताव किसने लिख दिया था और किसने इसको प्रपोज करवाया था, 2 चीज अलग से मैं बाद में बताऊंगा आप लोग, है ना। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? डब्ल्यू हंटर ने, है ना, अपनी पुस्तक द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, द इंडियन मुसलमान, उसमें लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम या ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ऐसा कहता है। कौन? हंटर। कौन कह रहा है?
हंटर। क्यों कह रहा है इस बात को ध्यान में रखना, जब मैंने आपको 1857 का जब रिवोल्ट पढ़ाया था, ठीक है, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में एक विषय उठा कि यह ईसाइयों के विरुद्ध क्या है, एक धर्म युद्ध है। एल.आर. रीज ने जो स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या थ्योरी निकली या क्या उसकी व्याख्या की, उसको समझना कि सबसे पहले हिंदुओं से सत्ता किसने छीनी, मुसलमानों ने छीनी, इसीलिए इन दोनों के मध्य क्या नहीं है, समन्वय नहीं है। अब मुसलमानों से सत्ता किसने छीनी है, अंग्रेजों ने छीनी है या ईसाइयों ने छीनी है, इसलिए दोनों के बीच क्या है, अब बड़ा क्लैश है। तो अंग्रेज भी ये जानते थे, जब उन्होंने 1858 के बाद में फूट डालो और शासन करो की नीति का जब पालन किया है, तो उसके बाद उन्होंने ये ध्यान रखा है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो ऐसा कौन सा वर्ग होगा जिसे अपने करीब रखा जाए। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने करीब रखने का प्रयास कभी भी ईसाइयों ने या फिर कहना चाहिए कि अंग्रेजों ने नहीं रखा, लेकिन किसको रखा अपने करीब, मुस्लिमों को रखा, ठीक है। मुट्ठी भर बाजरे के जितने लोग थे, उस मुट्ठी भर बाजरे के जितने लोगों को उन्होंने क्या रखा, हमेशा संतुष्ट रखने का प्रयास किया। और इस बात को हंटर भी अपनी किताब द इंडियन मुस्लिम में वो लिखता है, ठीक है। किसमें लिखता है, द इंडियन मुस्लिम, ठीक है, उसी किताब का नाम था कि अगर हम मुसलमानों को खुश और संतुष्ट रख सकते हैं तो यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सत्ता के बचाव का महत्तम प्रयोग होगा, ऐसा मानता है, ठीक है। ये किसका थॉट था, हंटर का थॉट था। किसका था, हंटर का, ठीक। इस समय क्या हुआ, प्रमुख घटना बता रहा हूं, थॉट कहां से आया। आगा खां के नेतृत्व में शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को ये एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलता है। किससे जाकर मिलता है, लॉर्ड मिंटो, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो। उस समय का क्या था, वो वायसराय था, लॉर्ड मिंटो, जिससे जाकर क्या करते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है। और ये अपने लिए या भारत में मुस्लिमों के हित की पैरवी करने के लिए अपने लिए एक स्थायी व्यवस्था मांगते हैं, ठीक है, विधिवत, या जो क्या हो, विधि के अधीन आता हो, ऐसी व्यवस्था मांगते हैं। कौन, आगा खां, ठीक है। इनका एक शिष्टमंडल जाता है। अब यहां पर क्या होता है, आगा खां और उनके जो शिष्टमंडल है, उनको मिंटो एक सलाह देता है कि सबसे पहले आप जो मांगे हैं, उनकी एक मांगे थी कि हमको क्या मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिले, है ना, ये पृथक निर्वाचन की हमको पॉलिसी मिले यहां पर। तो यहां उसने ये तय किया, मिंटो ने किया कि आप स्वतः 5-6 लोगों के साथ में, एक शिष्टमंडल के साथ में आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी बैनर के अंदर आना होगा। मिंटो तय करता है, मैं आपकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि आपकी मांगे स्वीकार होंगी, परंतु आप ये ध्यान में रखिए कि आपको किसी बड़े संगठन के अंतर्गत आकर क्या करना होगा, अपनी डिमांड रखनी होगी। और तब उसने सजेशन दिया मुस्लिम लीग का, ठीक है। अब मुस्लिमों की कोई संस्था होनी चाहिए, और संस्थागत जाकर कब कोई बात करेंगे या किसी मंच के बैनर तले बात करेंगे। अब जैसे कोई मुद्दा उठाने के लिए अभी क्या है, कांग्रेस है, ठीक है। मुस्लिमों के पास क्या था अभी, है ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के अलावा इस पूरे जो मुस्लिम लीग का जो ये प्रस्ताव था, है ना, या जो मिंटो के पास जब ये लोग मिलने गए, तो उस प्रस्ताव को तैयार करने वाले जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वायसराय का सेक्रेटरी था, ठीक है। दोनों का नाम अलग से दे दूंगा, मैं एकदम स्किप है मेरे दिमाग से अभी, वो याद भी नहीं आ रहा है वो नाम। वो दोनों ने मिलकर क्या किया था, वो प्रतिवेदन बनाया था, रिपोर्ट बनाई थी, और उसको किसके सामने प्रस्तुत किया था, मिंटो के सामने प्रस्तुत किया था। किस तरीके से पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे हम और आपको देंगे, ऐसा। इसके बाद क्या हुआ, अब मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ तो ढाका में, गठन कहां हुआ, ढाका, अपना जो पूर्वी बंगाल है, ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या, ढाका में 31 दिसंबर सन 1906, ठीक है, डेट लिख लेना, है ना। 2 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, आज कौन 27 तारीख है, 4 दिन के बाद, ठीक है। 31 दिसंबर सन 1906 को ढाका में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना, किसका आयोजन किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और यहीं पे मुस्लिमों के हित को सुरक्षित रखने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या किया गया, गठन किया गया। किसका गठन किया गया,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, या जिसे हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में या तो मुस्लिम लीग या तो लीग कैसा कहते हैं हम लोग इसको, है ना। बाद में जितने भी हम शब्दावली देखेंगे ना, तो या तो उसमें मुस्लिम लीग वर्ड यूज होगा या तो लीग वर्ड यूज होगा। क्या वर्ड यूज होगा? लीग या मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर सन 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, या मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के आयोजन में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन का क्या किया? समर्थन किया और उसका प्रस्ताव रखा, ठीक है। क्या किया? उसका समर्थन किया, उसका प्रस्ताव भी रखा। जबकि मैं उस दिन बंगाल विभाजन भी हम जब पढ़े थे उस दौरान भी मैं बता चुका हूं कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को सही करार दिया था और ये कहा था कि अब हम वास्तविक तौर पर अपने बहुसंख्यक जो समुदाय है उस पर हम क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, है ना। हम अपने लोगों पर अब शासन कर रहे हैं, ये उसका स्टेटमेंट था। जबकि इसका जो भाई था रफी खान समथिंग कुछ नाम था उसका, वो क्या कर रहा था कि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट मूवमेंट में एक्टिव था, ठीक है। वो उसके खिलाफ था, इसका भाई जो था। तो नवाब सलीमुल्लाह के दरबार में इस ऑल इंडिया एजुकेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसमें बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसका। और इस यहीं पे मुस्लिम लीग की क्या की गई? स्थापना की गई, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो कहाँ हुआ है? ध्यान रखना, फैक्ट देख ले लो, यहाँ कहाँ हुआ? ढाका, ठीक है। तो पर प्रश्न बना कि मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? जोर से बोलो, कब हुआ? जोर से बोलो। हाँ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ये जो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे आगा खान लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे मोहसिन उल मुल्क या वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन भी था। इसके प्रथम सम्मेलन या प्रथम अधिवेशन जो हुआ यहीं पे जो ढाका में, उसका जो अध्यक्ष बना, कौन बना? वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन बना? वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है। ये इसका ध्यान। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्षों में है। कौन है? संस्थापक अध्यक्ष, या जो आजीवन जो रहेंगे, ठीक है, आगा खां। बाद में आगा खां ही मुस्लिम लीग की पटरी को आगे बढ़ाता है ना, लंबे समय तक। और बाद में से कौन जुड़ता है फिर? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिसके कारण पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। बड़ा जिद्दी आदमी, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो, भारत में नेहरू की रॉयल्टी, है ना, उसका राजशाही अंदाज नेहरू का, और पाकिस्तान में जिन्ना का राजशाही अंदाज। दोनों राजघराने के जो लोग थे, है ना, लेकिन थोड़ा सा कम ही था जिन्ना। नेहरू का लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन दोनों के अंदर जो वो था ना, राजशाही वाला जो अंदाज था, दोनों में एकदम सेम है ना। नेहरू और जिन्ना में थोड़ा सा ये दिखता है दोनों के चरित्र में। मैं, है ना, मैं क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे तो जिन्ना कोई मतलब भी नहीं है, सीधी सीधी बात, ठीक है। नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका जो राजशाही अंदाज था ना, ये दोनों उसी कॉन्फ्लिक्ट में थे, उसी कॉन्फ्लिक्ट में थे। नेहरू कभी भी जिन्ना को पसंद नहीं करते थे और जिन्ना कभी नेहरू को पसंद नहीं करते, ठीक है। और इन्हीं दोनों की लड़ाई में बीच में एक आदमी पीसा, गांधी, ठीक है। हाँ हाँ, कौन? हाँ, तो वही, मैं प्यार से उनको बापू बोलता हूँ ठीक है। तो वो पीस गया बेचारा, है ना। अब क्या करते वो गांधी जी, है ना, कि या इसको जिन्ना कुछ समझाना तो बेवकूफ़ी है, नेहरू को कुछ समझाते तो वो थोड़ा सा बात को मानते, थोड़ा नहीं मानते। समझाए सरदार पटेल को, है ना। इसलिए, और सरदार पटेल जो हैं गांधी के पक्के फॉलोअर, है ना, पक्के फॉलोअर, ठीक है। गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनने की जब बात आई ना, तो उन्होंने नेहरू को नहीं समझाया, उन्होंने सरदार पटेल को समझाया कि नेहरू के होने की प्राथमिकताएं क्या है, क्यों नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। इसलिए गांधी जी ने कहा, ये जानते थे कि मैं अगर नेहरू को समझाऊंगा तो शायद मेरी बात को ठुकरा सकता है या नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैं सरदार को समझाऊंगा तो सरदार मेरी बात जरूर मानेगा। और सरदार को समझाया भी, और सरदार फिर अपने हिसाब से काम किए। लेकिन पूरा आज जो भारत का नक्शा जो है, या जो आज पूरा संपूर्ण भारत हम आज जो देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही आदमी की बदौलत है, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी के कारण है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इनका मुख्यालय कहाँ बना? लखनऊ बना।
सचिव, शुरुआत के जो सचिव बने वो कौन बने? मोहसिन उल मुल्क और वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, विदेशी शाखा इनकी कहाँ बनी? लंदन में, जिसको ऑपरेट कौन करता था? अमीर अली। 1908 में इनका ये शाखा खुला था वहां पे। कौन था? अमीर अली। ठीक है, इनका पहला अधिवेशन हुआ कराची में। कहाँ हुआ? कराची में। और दूसरा अधिवेशन हुआ सन 1908 में अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन मुस्लिम लीग का अमृतसर में सन 1908। ठीक है, इसी दूसरे अधिवेशन में ये तय किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैनर तले ये अंग्रेजों से मांग रखी गई कि हमको पृथक निर्वाचन की पॉलिसी या पृथक निर्वाचन का सिस्टम दिया जाए, है ना, कि जहां पे उनके लिए क्या रहे, सीटें अलॉटेड रहे, उनके लोग उनको चुनकर भेजे। ठीक है, पृथक निर्वाचन का सिस्टम। इस बात को जो अगला जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, उस अधिनियम में क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया उसको। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना? तो 1908 में इसकी मांग रखी गई। अब उद्देश्य क्या है इसका? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, है ना, मुसलमानों की क्या बढ़ाना? निष्ठा, है ना, मतलब मुसलमानों को क्या करें? करीब लाएंगे, किसके? अंग्रेजों के। ठीक, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट था इनका? लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ठीक है, मतलब क्या कि जो आप अपने उद्देश्य जो हैं, अपनी जो मूल सिद्धांत हैं, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं आना चाहिए? कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए, कोई भी इन्फ्लुएंट नहीं होना चाहिए, कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू। तब हम किसी दूसरे संप्रदाय और दूसरे संगठनों के साथ में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और उनके साथ में मित्रतापूर्ण क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे, दोनों में कटुता नहीं आने देंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है, जब तक अपना हित किसी भी तरीके से क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, अपना हित पहले ही है यहीं पे, ये ध्यान में रखना, इनके उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, थर्ड क्या कहता है? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। किनका? मुसलमानों के राजनीतिक हितों की या अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य। अब मुस्लिम लीग है तो होगा ही, है ना, अब मुस्लिमों के लिए बना है तो होना ही है ना, कि नहीं होना है? उन्हीं के लिए काम करेगा, सीधी बात है। ठीक, तो मुस्लिम लीग के ये उद्देश्य थे। और क्या था? अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको हम लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिसी, ये सिस्टम, ठीक है, इसका डेवलप हुआ। भारत में सांप्रदायिकता यानी कम्युनिज्म इन इंडिया, इसको भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास एक चैप्टर अलग से है, उसको मैं अलग से बताऊंगा ही आपको। ठीक है, अलग से एकदम, है ना, उसमें किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको हम लोग जरूर देखेंगे उस चैप्टर में, कि कैसे 1880, उसको यहाँ पे नहीं देख लेना है, यहाँ पे मैं इसलिए कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना वहां पे छोड़ूंगा और उसको सीधा उसी चैप्टर में ले जाऊंगा, और इसलिए ले जाऊंगा कि 1883 से लेकर 1947 तक किस प्रकार से, यानी कि या 1940 तक भी, है ना, किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग, ठीक है, रखी गई, है ना, किस तरीके से भारत विभाजन की कगार पर आकर टिका। ठीक है, वहां तक हम लोग जाकर देखें, है ना। अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो की नीति क्या हुई? यहाँ पे इफेक्टफुली लागू हो गई, है ना, कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, फूट डालो और शासन करो, तो कांग्रेस के बराबर या कांग्रेस के इर्द गिर्द एक उन्होंने और संगठन छोड़ दिया, जिसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग। ठीक है, अब वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहो। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। इनकी प्रथम मांग थी 1906 में आगा खान ने लॉर्ड मिंटो से जो रखी थी कि इनको सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचन की क्या दी गई? व्यवस्था दी जाए। ठीक है, और इनको सबसे पहले क्या मिला? 1906 में एक ऑल इंडिया संगठन मिला, जिसको अप्रूव किया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, मुस्लिम लीग के रूप में। और उनकी जो सेकंड मांग थी, जो 1908 में अमृतसर में इसी बैनर तले उन्होंने जो मांग रखी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या की जाए? व्यवस्थित की जाए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया जाए, वो इस यहाँ पर क्या कर दिया? उन्होंने अपनी मांगों में रख दिया। ठीक है, और इसकी पुष्टि किस में हो गई?
1909 में। तो अब मुसलमानों को सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचन का अधिकार वैधानिक रूप में मिल गया। किस रूप में मिल गया? वैधानिक, लीगल रूप में। ठीक है, अब मार्ले मिंटो सुधार में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। ठीक है, हम जानते हैं कि 1858 का जो एक्ट आया, उस एक्ट से भारत में एक पद डाला गया। नहीं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बात है ना। भारत सचिव का पद कब आया? वही आया ना। हाँ ठीक। तो भारत सचिव का एक पद था। ठीक है, तो इस समय भारत सचिव कौन बने? जॉन मार्ले। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, भारत सचिव जो होता था उसका मुख्यालय कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद का क्या होता था? वो सदस्य भी होता था पार्लियामेंट का, ध्यान में रखना। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जो 1909 के एक्ट में आया। किसमें आया? 1909 के एक्ट में। भारतीय परिषद अधिनियम सन 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था, है ना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इनकी सबसे बड़ी भूल थी, या सबसे बड़ा इनका आगे चलकर जो सांप्रदायिकता की जड़ों को जो मजबूत करने वाला जो कारण था, वो यहीं से चालू हुआ। पूरा वैधानिक रूप दे दिया ना आपने, आप वैधानिक रूप दे दिया, और इसमें कांग्रेस की भी गलती है। सन 1916 में क्या हुआ है? क्योंकि उनके सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कांग्रेस 1916 में स्वीकार कर रही है। वहां पर जो 19 सूत्री जो पूरे पॉइंट्स बन रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने भी स्वीकार किया इनकी इन मांगों को। इसीलिए तो आगे चलकर हम पाकिस्तान देख रहे हैं, नहीं तो शायद ही होता। यहीं पे अगर इसके जो बीच है ना, यहीं पे क्या कर दिए जाते, खत्म कर दिए जाते, तो हो सकता है कि ऐसी घटना आगे नहीं बढ़ती। और हिंदू मुस्लिम एकता और जो एक साथ समन्वय की जो भावनाएं जो थी नेताओं में, वो शायद हो सकता है कि आगे ऐसा दिखता हमको, है ना। पूरा भारत एक रह सकता था। हम आज लाहौर घूमने जा सकते थे आराम से, है ना। आज नहीं जा पा रहे हैं, कितना तकलीफ होता है। सही गलत? लाहौर जाना है तेरे को? नहीं जाना है ना? हाँ, तो यहीं घूम, दिल्ली तक जाके आ। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल से होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप किया गया, या कमीशन डेवलप किया गया, वहां से उनका इलेक्शन होगा। सामान्य निर्वाचन पद्धति के आधार पर उनका इलेक्शन नहीं होता, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहीं पे उस समय मिंटो ने जब ये एग्री किया था, या मिंटो के सुधार के कारण ये चीजें आई थी, तो मार्ले ने उसे उस समय ही कहा था कि हम जो है ना ड्रैगन के टीथ, है ना, हम ये ड्रैगन के टीथ या सांप के दांत बो रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट आता है हिंदी में। और ड्रैगन टीथ किस में बोलता है? इंग्लिश में उसको बोलता है ना। हम क्या बोल रहे हैं? सांप के दांत बो रहे हैं यहाँ पर। जिसकी जो फसल होगी ना, वो बहुत जहरीली होगी, ऐसा बोलता है। जिसकी फसल क्या होगी? बहुत जहरीली होगी। ये मार्ले का स्टेटमेंट था इसको लेकर, और सही साबित हुआ। ठीक, गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था, या क्या स्टैंड था इसको लेकर? उन्होंने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 ने हमारा क्या कर दिया है? सर्वनाश कर दिया है। अब किसी के भी आधार पर अब हिंदू मुस्लिम एकता की अब जब बात करोगे ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा पहले, अब कि हमको क्या मिलेगा, है ना। अब जहां भी कोई विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम विवाद, तो वहां पे यही बात आई ना कि हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, हमारे लिए क्या व्यवस्था है। अब वो शिमला सम्मेलन भी जब हुआ, ठीक है, तो उसमें जब अंतरिम सरकार बनाने के लिए भी जब लोग आए, उसमें सदस्यों का भी जब बंटवारा हुआ, तो उसमें भी मुस्लिम लीग में जो कायदे से संख्या में बहुत कम है, उसके बावजूद भी उनको समान प्रतिनिधित्व तो उतना ही चाहिए जितना कांग्रेस को मिल रहा है। तो कांग्रेस के लोग कितने बड़े वर्ग से आ रहे थे, वो तो नहीं देख रहे थे ये लोग। ठीक है, हमको भी क्या चाहिए? बराबर चाहिए। भले हम 10 पे शासन कर रहे, वो 100 पे शासन कर रहे। था क्या? है ना, लीगल था क्या ये?
नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ रहा था ना। तो जितने हम आगे बढ़ते गए ना हिंदू मुस्लिम एकता को, या फिर जब 1919 में जब गांधी जी ने जब राजनीति में धर्म को घुसेड़ दिया, ठीक है, तो उस दौरान भी ये कहा जाता है कि गांधी जी को मनाने वाले कई लोग थे कि आप राजनीति में धर्म का प्रयोग मत करो, ठीक है। लेकिन गांधी जी का स्टेटमेंट यह था कि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन चालू हुआ तो उस समय ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा अवसर 100 साल में भी नहीं आएगा, आगे आने वाले 100 साल में भी नहीं आएगा। मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है ना, और मस्जिदों में आरती गाई जा रही है। स्वामी श्रद्धानंद का ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या हो गया, भाषण तक हो गया, ठीक है। लेकिन क्या मिला, जब गांधी जी असहयोग करने के लिए आने जब बोलते हैं तो उस समय तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ नहीं मिला हमको, आए तो नहीं बाकी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ही ध्वस्त हो गया, है ना। तुर्की का विभाजन जिस उद्देश्य को लेकर भारत में आंदोलन हो रहा था वो उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हुई, है ना। और ये साम्राज्यवादी लोग जो इतना बड़ा विश्व युद्ध लड़ के आए थे, तुर्की के लिए लड़ रहे थे, तुर्की को डोमिनेट या उसके ऑटोमन एम्पायर को नष्ट करने के लिए लड़ रहे थे, तो कैसे वहां के खलीफा का सम्मान करते। तुर्की का तो विभाजन हो ही गया ना, हो गया कंप्लीट उसका विभाजन, है ना। फ्रांस कुछ हिस्सा ले गया, कुछ ब्रिटेन ले गया, कुछ अमेरिका ले गया, है ना, तो उसका विभाजन ही हो गया तुर्की का। तो अब वो वहां पे बैठे हुए खलीफा के लिए लड़ाई गांधी जी कहां लड़वा रहे थे, भारत में। सोचो, मैं इसीलिए गांधी जी के ना यही वाले चैप्टर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं समझता कि गांधी जी की ना सबसे बड़ी भूल है, और भारतीय इतिहास में भी कहा गया, इतिहासकारों ने कहा है कि धर्म राजनीति में धर्म का जो प्रयोग किया गया है ना, वो बहुत गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी, ऐसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम और उनकी रानी महारानी मेरी का क्या हुआ, आगमन हुआ। इस समय लॉर्ड कौन थे या वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। इसी बीच की ना एक घटना और है, 1914 की ना वो कामागाटा मारू प्रकरण। क्या प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण। ये जहाज का नाम है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसे थोड़ा लगी सोए कि छत्तीसगढ़ी में गाली देते का सर है, ऐसे टाइप के है ना, कामागाटा मारो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे मत समझना, वो प्रकरण है, क्रांतिकारी आंदोलन में देखेंगे उसको, ठीक। तो इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ठीक है। घोषणाएं क्या क्या हुई, सबसे पहले राजधानी को स्थानांतरित किया जाएगा, कल भी बता चुका हूं इसको, है ना। वहां पर कलकत्ता से दिल्ली क्या बनाई गई, राजधानी बनाई गई। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से भी अलग कर दिया गया, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को किससे अलग किया गया, बिहार से अलग किया गया। असम सिलहट का अलग से गठन कर दिया गया, सिलहट उसमें ऐड किया गया, किसमें ऐड किया गया, असम में, ठीक है। 1874 की स्थिति में फिर से ले आया गया था, किसको, असम, ठीक है। दिल्ली दरबार तो हम लोग कल देखें, इससे ज्यादा डिस्कस और नहीं करेंगे इस पे। अब दिल्ली षड्यंत्र क्या था, इसको हम लोग दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हार्डिंग बम कांड। तत्कालीन वायसराय हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका था भाई ने, क्या फेंका था, बम, जो फटा भी, है ना। क्या हुआ, फटा, है ना। दिसंबर 1912 में जब राजधानी प्रवेश हो रहा है, ठीक है, या राजधानी हस्तांतरण समारोह किया जा रहा है हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, उसी समय चांदनी चौक पर, ठीक है, वो चांदनी चौक टू चाइना वाला, वही चांदनी चौक, ठीक है। तो चांदनी चौक पर, है ना, कुछ लोगों ने क्या किया, अटैक किया, बम फेंका, किसकी ओर, हार्डिंग की ओर, जिसमें उसका मुंह काला हो गया, मतलब घायल हो गया मतलब, ठीक है। कौन, हार्डिंग सेकंड, ठीक है। इसमें 13 लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसमें अमीर चंद, दीनानाथ, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ऐसे लोग क्या थे, शामिल थे, ठीक है। ऐसे लोग क्या थे, शामिल थे। इसमें सरकारी गवाह कौन बना, दीनानाथ, की कौन बम फेंका है बताएगा ऐसा करके। लेकिन जो मुख्य आरोपी था जिसने बम फेंका है, उसका नाम था राज बिहारी बोस, ये जापान भाग गया। कहां भाग गया, जापान। और बाद में किसको मिलता है, कैप्टन मोहन और सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो राज बिहारी बोस ने वो काम किया था जो हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी अंग्रेज नहीं है, अभी फेंकेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, मोदी जी हम लोग को जेल में डाल देंगे, ठीक है। का रे बबुआ लोग, तुम लोग ऐसी ही हरकत करोगे ऐसे करके, ठीक है। उधर से फिर वो उधर क्या नाम, ऋषि सुनक अलग से बोल रहा होगा, ठीक है, मैंने क्या अपराध किया, मैं भी भारतीय हूँ बोलेगा, ठीक है। चलो, ठीक है। राज बिहारी बोस कहाँ चला गया,
जापान चला गया। ठीक है, तो ये हार्डिंग बम कांड ध्यान में रखना। ये जब सम्मेलन चल रहा है दिल्ली दरबार के बाद का, राजधानी स्थानांतरण का समारोह चल रहा है, तो राज परिवार और हार्डिंग द्वितीय इन सब की गाड़ियां ऐसे लाइन से काफिले की चल रही, उसी दौरान इसने क्या किया था, बम फेंका था। इसको हार्डिंग बम कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डिंग बम कांड। ठीक। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला, लखनऊ समझौता, जिसे हम लोग लीग और कांग्रेस का समझौता कहते हैं, या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? वह है गरम दल और नरम दल का पुनः क्या होना, समन्वय होना, या कांग्रेस में पुनः विलय। ठीक है, 1907 में जुदा हो गए थे, है ना, दरार आ गई थी दोनों भाइयों में, अब फिर से एक होंगे। ठीक है ना, वो क्या बोले, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ठीक है, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट था कि अभी वापस फिर से मिलन की बारी थी। ठीक है, किसकी बारी थी? मिलन की बारी थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुए, और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार। बहुत सारे बच्चे इसको महिला समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये महिला नहीं थे, है ना। अंबिका चरण मजूमदार पूर्णतः पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। ये ध्यान में रखना, कई लोगों का डाउट यही रहता है कि सर वो महिला थी क्या, ऐसा पूछते हैं। महिला नहीं थी भगवान। ठीक है, 1916 में अगर अंबिका चरण मजूमदार अगर महिला होती तो 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को नहीं माना जाता। सीधी बात है ना, इतना तो नेक्स्ट लाइन को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, कई पिछले बैच में कई बच्चे ऐसे पूछे, सर वो उसको कहीं लिखा है कि महिला थी ऐसा करके, तो मैं बोला आग लगा दो ऐसी जहरीली किताब को। हाँ ना, तो ऐसा जो ज्ञान बांटते हैं कि अंबिका चरण मजूमदार महिला थी करके, तो ऐसी जहरीली किताबों को तो आग लगा देना चाहिए। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो वो क्या थे? पूर्णतः पुरुष थे। ठीक है, क्या थे? पुरुष। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो पहला क्या कि गरम पंथी और नरम पंथी, यानी गरम दल और नरम दल का दोनों का क्या हुआ? समझौता, और कांग्रेस में पुनः विलय हुआ। और एक दूसरा आया लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअल में कांग्रेस लीग समझौता है। क्या है? कांग्रेस लीग समझौता। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। 1916 में जब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल स्टार्ट किया, एनी बेसेंट के साथ जब उनकी मुलाकात हुई है, तो इन्हीं दोनों के प्रयासों से, इसमें जिन्ना का भी इंपॉर्टेंस है ना, जिन्ना भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इससे पहले को 1915 का जो अधिवेशन हुआ शायद बॉम्बे में ही हुआ, तो उनका जो ज्वाइंट सेशन या संयुक्त जो अधिवेशन है उसमें जिन्ना का भी इंपॉर्टेंट रोल था। तो जिन्ना और तिलक दोनों इसको क्या कर रहे थे? कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये ध्यान में रखना। तो दोनों का समन्वय यहाँ पर हुआ है। तो एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, ठीक है, दोनों के प्रयासों से गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो चुका? समझौता हुआ, और दोबारा उनका क्या हुआ? कांग्रेस में एक साथ विलय हुआ। मतलब गरम दल वालों की कांग्रेस वापसी हुई। किसमें वापसी हुई? कांग्रेस वापसी। जैसे सरकारें बदलने के बाद पुराने लोग वापस आते हैं, बस टाइप का। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पर लखनऊ जो पैक्ट हुआ, इस लखनऊ पैक्ट में या कांग्रेस और लीग के भी समझौता कराने में दो लोगों का इंपॉर्टेंट रोल था, एक तिलक और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आओ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, थोड़ा तुम बढ़ाओ थोड़ा हम बढ़ाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो तिलक और जिन्ना साथ में आए थे यहाँ पर। क्लियर है क्लियर? ठीक है, अब यही सब देखो ना मामला कैसे गर्म होता है। हाँ सीरियसली। ठीक, अब लीग और समझौता हुआ। अब क्या हुआ कि संयुक्त संवैधानिक मांगे, ये तीनों ने तय किया कि इन दोनों के बीच में समझौते किन किन बिंदुओं पर होगा। तो टोटल 19 पॉइंट्स है ना, जो 19 स्मरण बिंदुओं पर क्या हुआ? ये पूरे डील तय हुई। ठीक है, समझौता हुआ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त संवैधानिक मांगे कहा जाता है। ठीक, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वराज या उत्तरदायी शासन, है ना, डोमिनियन स्टेट, ध्यान में रखना, यहां पर उत्तरदायी शासन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? उत्तरदायी शासन की। यहां पे कंप्लीट पूर्ण स्वराज की बात हुई ही नहीं है अभी भी ना, पहले बार बार बता रहा हूं। स्वशासन का जो उनका मतलब था वो उनके अधीन ही था, डोमिनियन स्टेट की ही पॉलिसी थी यहाँ पे। की मांग को क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक,
कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी और इसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी व्यक्ति ने किया तो मदन मोहन मालवीय ने किया। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि आपने यहां पर मुस्लिम लीग के जो पृथक निर्वाचन की जो मांग की गई है, जिस उद्देश्य को लेकर, उसको आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, और वही बाद में क्या कर रहा है? जहरीले दांत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? दांत। ठीक है, सही तो है ना। अब यहीं से जो बातें उठी वो बाद में फिर और वर्गों में बढ़ने लगा। अब सिख, फिर ईसाई, फिर आंग्ल, है ना, उनको मिला जा। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए भी मांग कर लिया। ठीक है, और तो गांधी जी अचानक आमरण अनशन पे बैठ गए। ठीक है, नहीं तो दलितों को तो मिल ही गया था वो सांप्रदायिक पंचायत का अधिकार, उसमें दलितों को अलग से पृथक। गांधी जी ने कहा कि नहीं, दलित हमारे हिंदू समाज का मूल हिस्सा है, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, ऐसे करके, है ना। गांधी जी निपट गए होते अगर वो क्या बोलते, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग नहीं होते और ये लोग थोड़ा सा बैठा बैठा के अम्बेडकर के सामने मांडोली नहीं करवाते, तो वो पूना पैक्ट में पढ़ेंगे अपन लोग, वहां पे वैसे ही हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक चीज है। वहां पे भी सी राजगोपालाचारी ने अम्बेडकर का ना वो पेन अपने पास हमेशा के लिए विरासत की तौर पर रखा। ठीक है, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा करके वो समझौते पे साइन किया ना अम्बेडकर ने, उसके बाद वो पेन रख लिया था सी राजगोपालाचारी ने। है क्या चीज? रख लिया, है ना। और गांधी जी के बिहाफ में किसने साइन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, गांधी जी ने साइन नहीं किया था। कैसे करते, बेचारे तो जेल में थे, है ना, पूना की यरवड़ा जेल में। ठीक है, वही जेल जहां पे संजय दत्त भी था बंद। हाँ, तुम लोग नहीं मालूम? कैसे लोग हो रहे, क्या पिक्चर देखने जाते हो तुम लोग। ठीक, तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? इस बात का, जो कांग्रेस जो गलती कर रही थी उसका सबसे ज्यादा विरोध किया मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को और किस चीज के लिए हम लोग जानते हैं? कौन सा कॉलेज? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके लिए जाना जाते हैं। ठीक है, बताया हूं इनकी कहानी। इसने निजाम का जूता जो है ना बीच चौराहे पर नीलामी के लिए रखवा दिया था। निजाम को बुला के फिर ले ले भाई तू चंदा ले, लेकिन मेरे इस तरीके से बेइज्जती मत कर, ऐसा बोलना पड़ा। ठीक है, निजाम को भी घुटने पिला दिए। ठीक, राजकुमार शुक्ल की चंपारण को लेकर गांधी जी से मुलाकात हुई इसी समय 1916 में, है ना। किसके? रामचरण राजकुमार शुक्ल की। केंद्रीय सभा में भारतीय निर्वाचित सदस्यों को भाग का भारतीय निर्वाचित सदस्यों का भाग मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षित किया गया। कहां पर? सेंट्रल असेंबली, है ना। भारतीय निर्वाचित सदस्यों का एक भाग किसके लिए सुरक्षित किया गया? मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षित किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। किस समझौते में? कांग्रेस लीग समझौते में। ठीक, प्रभाव क्या पड़ा? मुस्लिम लीग का अपना पृथक एजेंडा चलता रहा। ठीक है, उसका पहला ही थॉट था ना कि हमारे हित में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आएगा तो, है ना, या दुष्प्रभाव ना आए तब हम किसी के साथ क्या करेंगे, है ना, समन्वय करेंगे। तब उसके साथ में कटुता के भावनाओं को हम क्या करते रहेंगे? हटाते रहेंगे दूसरे संप्रदायों के साथ में। लेकिन यहाँ तो अपना ही देख रहे थे, अपना ही एजेंडा चलाया इन्होंने। अब यहां तक 1916 से 1922 के बीच की प्रमुख खास बात क्या है कि 1918 में, नहीं 1914 में, 1914 से 18 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध में एक तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया था भारत को, किसने? अंग्रेजों ने। और ये लॉलीपॉप पकड़ाया था कि आपको युद्ध के बाद जो है एक उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। ठीक है, मस्त वाला दिए एकदम। ठीक है, हाँ, ठीक है, बोल दिए। अब इन लोग भारत में सब लोग भी लगे हुए हैं एकदम। गांधी जी भी एकदम अलग 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 जगह जाके ना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि जाओ सेना में भर्ती हो, अंग्रेजों के साथ में मिलकर हमें प्रथम विश्व युद्ध में उनका समर्थन देना है। तिलक भी, है ना, सब सब लगे हुए हैं ताकि हमको हमारा शासन मिलेगा। इस बीच में मेन मुद्दा आता है टर्की। कहां? तुर्की। जब एक्सिस नेशन हारता है, जिसको हम लोग धुरी राष्ट्र बोलते हैं, तो धुरी राष्ट्र में लीडर कौन था? तुर्की था। ऑटोमन एम्पायर सबसे बड़ा, जहां का शासक जो है क्या कहलाता है? खलीफा कहलाता है, जो मुस्लिम जगत का क्या है? धर्मगुरु है।
क्या है? मुस्लिम जगत का धर्मगुरु। अब उसके ऊपर जब बन के आ गई तो उसके समर्थन के लिए भारत में 1919 में क्या हो रहा है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन में एक तरीके की राजनीति में धर्म को किसने ले आया? गांधी जी ने। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गांधी जी को चेताया था इस बात में। ठीक है, जिन्ना के ना कुछ जो वो थे है ना स्टेटमेंट्स थे ना, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड करने चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को इस बात से चेताया था कि अगर आप आज ये सहारा दोगे ना तो कल ये इसका ना जो असर है ना बहुत नेगेटिव आएगा, बहुत नकारात्मक आएगा। गांधी जी आप मान के चलिए, इस बात को कहा था। लेकिन जिन्ना के बात को ना अस्वीकार करते हुए गांधी जी ये कहते हैं 1919 में खिलाफत आंदोलन के समय कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा अवसर 100 साल के बाद भी नहीं आएगा। बोलता है, क्या बोलता है? 100 साल के बाद भी ऐसा अवसर नहीं आएगा। किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी का। ठीक है, तो 1919 में क्योंकि ये मुस्लिमों के अधिकारों के लिए हो रही लड़ाई है तो इसमें सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग का एक वर्ग शामिल नहीं था इसमें, एक आधा वर्ग है ना, बाद में बताऊंगा जब खिलाफत आंदोलन देखेंगे तब। ठीक है, बड़ा हो जाएगा नहीं तो समय। तो यहां पर समर्थन दिए, लेकिन बाद में जब 1920 की बात आई, जहां पर यहां पर क्या हो गया? एक तो जालियांवाला कांड हो गया, एक तो उत्तरदायी शासन आप नहीं दिए, 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया, फिर 1920 में गांधी जी अब सहयोगी से असहयोगी हो गए। क्या हो गए? सहयोगी से असहयोगी। अब किसकी बात करने लगे गांधी जी? नॉन कॉपरेशन की। किसकी? नॉन कॉपरेशन, यानी कि असहयोग की बात करने लगे। तो जब असहयोग की बात आई तब बाकी कहां चले गए भाई लोग? है ना, असहयोग की जब बात आई तो भाई साहब लोग कहां चले गए? तो कांग्रेस लीग का समझौता कहां मजबूत रहा? 1916 से 22 तक ही हम थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट्स पे हम दोनों का सहयोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद में कहां गया वो? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कुछ ही मुस्लिम जो है वो गांधी जी के साथ सहयोग में लगे जो गांधी को मानते थे, बाकी तो सब अपने ढर्रे पे चले गए ना। ठीक, उसके बाद क्या? सांप्रदायिकता और विभाजन के बीच। तो ये सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हुई कि जो 1883 में जो बोया गया जो बीज था ना, और धीरे 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 जिसको वैधानिक क्या मिलने लगा, अधिकार मिलने लगा, वो 1940 में पाकिस्तान की मांग में बदला, और वही मांग जो है ना 1947 में हमको विभाजन के तौर पर दिखता है इस तरीके से। तो इतना बड़ा ईरा जो है ना, ये सिर्फ ना सांप्रदायिकता के आधार पर हमको ना एक साइड ना गड्ढा करते हुए दिखता है, खाई बनाते हुए दिखता है। हम लड़ाई अपने देश को बचाने, स्वशासन और हम अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साइड में पैरेलली एक ऐसी दरार खींची जा रही है ना, उस दरार को भरने का काम राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ। और जो भी काम हम करने का प्रयास कर रहे थे वो क्या हुआ? एंटी चला गया उसका। होता है ना, किसी किसी दवाई का थोड़ा सा रिएक्शन अलग हो जाता है, होता है नहीं, जो असर करना चाहिए वो असर ना करके उसका क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। तो वो कई चीजों का रिएक्शन हुआ, तो उसमें ना एक खिलाफत आंदोलन भी है, उसका एक रिएक्शन अलग हो गया। 1916 का कांग्रेस और लीग का समझौता वैसा ही है, जहां पर वो हम लगा कि हम दरार मिटाएंगे, लेकिन दरार बढ़ गई। ठीक है, गलती करी किया ना हमने, क्या गलती किया कि उनका पृथक निर्वाचन का जो मंडल का की व्यवस्था जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। अगर एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बोलते कि आप हमारे भीतर हमारे साथ में अगर कोई बहुसंख्यक अगर हिंदू का क्षेत्र भी है वहां से भी सामान्य पद्धति से मुस्लिम जीत कर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, तो क्या वहां पर गलत होता? नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता? आज भी तो हो रहा है ना। एक बहुसंख्यक हिंदू समाज का अगर की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी पार्टी का कोई बड़ा मुस्लिम लीडर है और अच्छा लीडर है, तो उसको जनता चुनकर भेजती है सदन में, भेजती है कि नहीं भेजती है? तो यहां पे अगर उस बात को अगर सीधे सीधे क्लियर तरीके से रखा जाता तो ऐसा नहीं होता कि आगे चलकर ना हमको उस बात की लड़ाई लड़नी पड़ती। अब जिन्ना तो उसी बात पे बिफरा ना कि आपने हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को 1928 की रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं किया। नेहरू को रिपोर्ट को नकारने का जिन्ना का सबसे बड़ा रीजन क्या था? यही था। ठीक है, 1928 के बाद भी तो जिन्ना क्या हुआ है ना, जो आम चुनाव वगैरह हुए ना उसके बाद उसका रंग दिखना चालू हो गया था। ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री स्वयं बनना चाहता था, कुछ राज्यों का क्या बनना चाहता था?
प्रधानमंत्री स्वयं बनना चाहता था, नेहरू को मंजूर नहीं था। ठीक है, इस भाई साहब ने नारा लगा दिया इस्लाम खतरे में है ना। अब इस्लाम खतरे में निकल गया, फिर जांच भी खुद ही बैठाया, आरोप भी खुद लगाया और जजमेंट भी खुद दिया। ठीक है, ये कैसा न्याय था। ठीक है, ये सांप्रदायिकता की जड़ें ऐसी गहरी होती चलेगी और सांप्रदायिकता से लेकर विभाजन तक का सफर इस तरीके से हम लोग देखते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातें बताया हूँ, थोड़ा थोड़ा सिर्फ की मूवमेंट्स बताया हूँ, इसका भी तो पूरा टीजर ट्रेलर और इसका पूरी स्टोरी बात की है अभी। ठीक है, हालांकि मेरी मूवी में वो केजीएफ टाइप का स्टाइल नहीं होता है, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस में ऐसा चलेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है क्या प्रभाव पड़ा? ठीक, तो ये आपका क्या था, उन कांग्रेस के आपके बनारस अधिवेशन से लेकर लखनऊ अधिवेशन तक हुए कांग्रेस के द्वारा जो मुख्य घटनाएं और उनमें जो समझौता हुआ, ये सारी यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, खत्म होती है। कल 1916 के बाद का जो इवेंट है आगे, वो अगला जो लेक्चर होगा कौन सा नंबर का है, आज 5th था ना। ठीक है, 6वां लेक्चर हम लोग का हो सकता है क्रांतिकारी आंदोलन का रहा होगा, उसको मैं स्किप करके दूसरे चीज पे पढ़ूंगा। ठीक है, हमको अभी होम रूल पढ़ना है, होम रूल देखेंगे, होम रूल के बाद गांधीवादी आंदोलन को हम लोग पहले खत्म करेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन का वो बच्चा है तो वो खत्म हो जाएगा, फिर एक आपका जनजातीय विद्रोह और क्रांतिकारी आंदोलन, ये दोनों को एक साथ पढ़ा दूंगा अलग से। ठीक है देवी एवं सज्जनों, कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? समस्या होगी तो अपने तक रखना, मैं कौन सी तुम्हारी समस्या का समाधान हूं। ठीक है, जिंदगी जियो तो अपने उसूलों पर जियो। किस पर जियो? उसूलों पर। ठीक है, तो 45 दिन बाकी है आप लोग के प्रीलिम्स के लिए, तो फटाफट फटाफट, ठीक है, खिचड़ी मत बना लेना, आराम से साबूदाना टाइप का अलग अलग दाना खाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं चाय पे।